अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दादी ने सबको डेरे पर आने का हुक्म दिया था। आयशा ने शहर से आना था, इसलिए उसे आने में देर हो जानी थी, तो दादी ने सुबह की जगह शाम 4 बजे तक पहुंच जाने का कह दिया था, जिस पर सब बिना चूं चुरा किए मान गए थे। डेरे की पिछली जानब बने सहन, जिससे सामने खेत साफ नजर आते थे, वहां दादी ने दरमियान में चारपाई बिछवा कर 2 चारपाइयां और अपने दाएं बाएं बिछाने का मुलाजम को हुक्म दिया, तो मुलाजम ने जल्द दादी के हुक्म पर तकमील की थी। चारपाइयों के दरमियान लकड़ी की मेज रखवाते मुलाजम को चाय पानी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। अपनी पगड़ी उतारकर सरहाने के करीब रखते दादी ने पलट कर सहन के जन्म खुलते अंदरूनी दरवाजे को देखा, तो नजर बेहराम शाह की गाड़ी पर पड़ी, तो दादी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बेहराम शाह हमेशा से वक्त का पाबंद था। वो हर चीज तरतीब से लेकर चलने वाले में से था। उसका मानना था कि असूल तोड़ना बहादुरी की बात नहीं, बल्कि असूलों पर कायम रहना बहादुरी की बात है। वो वक्त की कदर करता था। उसकी यही बातें उसे बाकी सबसे मुनफरिद और खास बनाते थे। बेहराम शाह को सफेद रंग के कुर्ता शलवार के साथ बूढ़ी उजरक कंधों पर लिए बालों में हाथ फेरते तेजी से सेन की जानिब आते देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए चेहरे का रुख सामने किया। अस्सलाम वालेकुम दाजी, कैसी हैं आप? दाजी के सामने सर झुकाते हुए सीने पर हाथ रखते हुए सलाम किया, तो दाजी के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। बेराज शाम के सर पर प्यार देते हुए सलाम का जवाब दिया और अपने बाएं जानब पड़वी चारपाई पर बैठने का इशारा किया, तो बेराम शाह सर को हम देता हुआ बैठ गया। अभी वो शशोपन में मुतला ही था कि क्या बात करे कि नजरें सामने से आते हुए जरगाम और छोटे हान पड़ गई, तो सुकून की सांस आई। वो जितना भी समझदार या बात संभालने का हुनर होता था, लेकिन दादी के सामने या उनके सामने क्या बात करनी है वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो रहा था। और ये शायद इस वजह से था कि वो जानता था कि दादी रिश्ते के मतलब बात करने वाले हैं। जरगाम खान ने भी सफेद कुर्ता शलवार के साथ ग्रे उजरे कांधों पर लिए हुए रखी थी, जबकि अरमान खान ब्लू जीन के साथ व्हाइट शर्ट पहने हुए था। कल वो अकीदत के साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजार कर आया था। उसका इरादा तो था कि वो अकीदत और उसके दरमियान हाय सभी पर्दे गिरा दे, मगर ये जालिम समाज उसकी गोल्डन नाइट का दुश्मन बना हुआ था। डेरे से आती कल को सुनते वो सख्त बदमजा होता हुआ वहां से वापस आया था, और अकीदत को हवेली छोड़ने के बाद वो रात गे लौटा था। तब तक वो सो चुकी थी। वो सुबह से जरगाम पंचायत के मामला देखने में मसरूफ था, और फिर जुम्मे के बाद वो अमाम साहब के पास बैठ गया और वहां से डेरे के लिए निकला, तो रास्ते में अरमान हर मिल गया, तो उसे साथ लेते हुए वो डेरे आ गया। इस सब के दौरान वो एक बार भी अकीदत को देख नहीं पाया था। दादी का हुक्म जरूरी ना होता तो वो इस वक्त हवेली जाकर बाकी का वक्त अकीदत के साथ गुजारने का इरादा रखता था। अस्सलाम वालेकुम दादी। दादी से प्यार लेते हुए वो दोनों बेराम साहब की जाने मतवज्जो हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो यार? तुम तो गाँव नजर ही नहीं आते। सरगाम ने बेराम से बगल गिर होते हुए कहा, तो बेराम शाह का मदम क्या का गूंजा। भाई तुमने मेरा राइट हैंड अपने पास छुपाकर जो रख लिया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मेरी, तो आना जरा मुश्किल होता है। बेराम शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो जरगाम ने मुस्कुराकर समझने के अंदाज में सारी हिलाया और बेराम शाह के सामने पलंग पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लाला आप? अरमान खान ने आगे बढ़कर बेराम शाह से बगल गिर होते हुए कहा, तो बेराम शाह ने मुस्कुराकर अरमान खान के बालों में हाथ फेरा। वालेकुम सलाम, हम तो ठीक है, तुम कैसे हो छोटे हान? सुनने में आया है कि तुम्हारी शिकायतें आना कम हो गई हैं, सब हैरियत है ना? बेराम शाह के सवाल पर अरमान खान ने बालों में हाथ फेरते हुए नफी में साड़ी लाया, तो बेराम शाह ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ बिठाया, तो जरगाम खान ने आईब्रो उचकाकर अरमान खान की फरमा बरदारी देखी, क्योंकि पहले वो कहीं भी जाते तो अरमान खान की यही जिद होती कि वो जरगाम खान के साथ ही बैठेगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कर लेता, वो अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ता था। जरगाम खान के घूरने पर चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए आंखें पटपटाते हुए कंधे उचकाए, तो जरगाम खान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हारे राइट हैंड पर अब इसकी राइट मैन की जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। मेरा तो उसे इस दुनिया से चुरा कर कहीं दूर ले जाने का इरादा है, तो लोग दिल मजबूत करके अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल लें, क्योंकि मैं अपनी मिसेज के कांधों पर किसी और की जिम्मेदारी खत्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदायशा को उनकी जानब आते देखकर तेज चितलाते लहजे में कहा, तो बेराम शाह ने समझ कर नफी में सड़ी हिलाया। बरहुदार, तुम तो चंदनी का चांद ही हो गए हो, दाजी ने हदायशा से मिलते हुए कहा, तो हदायशा ने थकन ज़्यादा चेहरे पर मुस्कुराहट रह गई। ब्लू जीन के साथ ब्लू ही शर्ट पहने और साथ व्हाइट ओवर कोट पहने हुए वो हॉस्पिटल से फ्री होता हुआ सीधा डेरे पर ही आया था। ग्रहण लगा चांद। जरगाम खान की बड़बड़ाहट पर हदायशा ने साथी से मुठियां बीचते हुए गर्दन तिरछी काट के जरगाम खान को घूरा, जो अपने दोनों हाथ पलंग पर पीछे को टकाए चेहरा आसमान के जन्म किए हुए लापरवाह सा बैठा हुआ था। बस काम की मसरूफियत ही बहुत है, और आप जानते हैं कि अभी सब कुछ नया नया है, तो संभालने में वक्त लगेगा, और ऐसी बातें 2 घंटे पंचायत में जाकर लोगों की सुन सुनाकर और उसके बाद दिन रात फाग रहने वालों को कैसे पता हो सकती है।
दाजी को जवाब देते चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए बेराम शाह के दाएं जानब बैठते हुए कहा तो जरगा मां ने चेहरा सीधा करते हुए कीना तोड़ नजर से हदायत शाह को देखा। मेरी फुर्सत का अंदाजा इस बात से लगा लो कि तुम अभी तक मामा नहीं बन पाए। मेज पर आगे को झुकते हुए धीमे मगर तंज लहजे में कहा तो हदायत शाह का दिल किया कि इस बेबक शख्स का सर फाड़ दे, जबकि साथ बैठे हुए बेहराम और अरमान अमन दोनों को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए ईद की नजर दुराने में मसरूफ थे। दाजी ने इन दोनों को एक दूसरे को खून हमार नजर देखते हुए देखकर गहरी सांस भरते हुए सर नफी में हिलाया। छोटे हाँ फोन करो, आया नहीं है आइस, और बेहराम पूछा कहाँ रह गया है बलाज। दाजी ने एक साथ दोनों को कहा। हदायत शाह और जरगाम खां ने सत नजरों से एक दूसरे को देते हुए नजरों का जाविया बदला। दाजी बस पहुंचने ही वाले हैं, दोनों का मैसेज आ गया है, ये ले आगे लाला। अरमान अभी बात कर ही रहा था कि सामने से आते हुए आयसान को देखता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ। हदायत बेहराम और दाजी से मिलता हुआ वो अरमान खान के सर पर प्यार करता हुआ जरगाम खान के करीब जगह संभाल चुका था, मगर अरमान खान को बेहराम के बाएं जाने बैठे देखकर आयसा ने हैरत से पलटकर जरगाम खान को देखते आंखों से सवाल किया तो जरगाम खान ने कांधे उचकाकर ला इल्मी का इल्म मुजाहिरा किया। अभी वो आयस कुछ कहता कि खेतों के करीब से गुजरते हुए कच्चे रास्ते से बिलाशा अपनी गाड़ी अंदर लाया तो उन सब ने घूर कर उसको देखा, क्योंकि इस रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं लाता था। सड़क न होने के बराबर ही थी, गाड़ी थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो फसल खराब हो जाने का अंदेशा होता था, मगर बिलाशा ने पहले कोई काम सीधा किया होता जो अब वो इससे कोई उम्मीद रखते। बाकी सब तो उसे घूरने में मसरूफ थे, जबकि अरमान खान ने बिलाशा को देखते हुए वहां से उठने में ही आफियत जानी थी। ये बंदा तो उसे हमेशा समझ से बाहर ही लगा था। उसे पहले कि वो अरमान खान की समझ ठिकाने पर लाता कि वो उसकी जगह क्यों बैठा, इसलिए अरमान खान ने उठने में ही आफियत जानी। अरमान आयस को हाथ से सर पर करता और दोनों के दरमियान बैठा तो जरगाम खान ने घूर कर, जबकि आयस खान ने शक बड़ी नजरों से अरमान खान को देखा, जिस पर छोटे खान ने बतीसी की नुमाइश की। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मौजूदगी इस कदर अहम है कि अभी तक बात का आगाज ही नहीं किया गया। दाजी जरगाम और अरमान से मिलने के बाद बेराम के बाएं जानब सीट जगह संभालते हुए कहा तो आयसा ने आईब्रो झुकाकर तंजिया नजरों से बिलाशा को देखा। अहमियत की बात नहीं है, बस दाजी हमारे पास इतना फजूल का वक्त नहीं है कि एक बात दोबारा से दोहराएं। मुस्कुराते हुए तंज किया तो बेराम शाह गला खनकाते हुए इन दोनों से अपनी नजर हटाकर जरगाम की जन्म देखा, मगर जरगाम और हदायत को भूखे शेरों की तरह एक दूसरे को घूरते देखकर फौरन नजरों का जाविया बदला, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपनी शादी की बात करना चाहता था और इन चारों में पढ़कर वो कोई बर्बादी नहीं करना चाहता था। अब तुम्हारे साथ ऐसा सलूक रह चुका है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिर्फ अफसोस ही करके तुम्हारे दुख में शरीक हो सकता हूँ। जब रे बीचते हुए दो बदर जवाब दिया तो अरमान खान को अपनी दाल घुलने के आसार न होने के बराबर ही दिखने लगे। मैंने तुम सबको अपने फैसले से आगाह करने के लिए बुलाया है, ना कि एक दूसरे को नजरों से खा जाने के लिए। दाजी के सख्त लहजे पर इन चारों के चेहरे के तासरात पल में नरमल हुए थे। कुछ देर पहले की खून अशाम नजरों में पल में नरमी उतरी थी। होंठों पर नरम मुस्कुराहट सजाए वो सब दाजी की जानब चेहरा करते हुए मतवज्जो हुए थे। इन सब की इतनी शराफत और सादामंदी पर दाजी दिल ही दिल में अश अश कर उठे थे। हुक्म दाजी, वो सब बेसाता यक जुबान बोले तो दाजी मुस्कुरा दिए, जबकि इन सब के चेहरों के जाविये लम्हे के लिए फिर बदले थे। चबा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देखते वो दादी की जाना मुतवज्जो हुए। हमने फैसला किया है कि हदायत और पलवशे की रुखसती के साथ इम्तिसाल के फर्ज से भी सबकदोश हो जाए। इम्तिसाल बेटी के लिए हमने बेराम शाह का इंतखाब किया है। उम्मीद है तुम सबको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। दाजिन के दो टोक लहजे पर कहने पर जरगाम और आयसे नजरों का रुख बेराम शाह की जानब सरता पैर उसका बगौर जायजा लिया तो बेराम शाह ने कंफ्यूज होते हुए चेहरे का रुख बदलना चाहा, मगर दाएं जानब हदायत शाह को खुद को घूरते पाकर सटपटा कर बाएं जानब देखा तो बिलाशा को खामोश मगर सवारी नजरों से अपनी जानिब मुतवज्जो देकर बेराम शाह को अपना आप किसी हलाई महलूक सा लगा। नजरें बिलाशा होते हुए मुंह खोले हैरत से अपनी जानब देखते हुए छोटे हान पड़ गई तो बेराम शाह को अपने खूबरू चेहरे पर शक होने लगा। क्या ये बात इतनी नाकाबिले यकीन थी कि इन सब की हैरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी? अगर इम्तिसाल खान खूबसूरत थी तो वो भी तो शहजादों से कम नहीं था, फिर वो सब इस तरह से क्यों देख रहे थे उसे? ये बात बेराम शाह सिर्फ सोच ही सका था, कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। गला खनखारते आगे होकर मेज से पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाते ईद की निगाह दुहराई तो इन सब को अभी भी खुद को मशकूक नजर देखते पाकर गिलास में पानी डालते हुए होंठों से लगा लिया। अगर तुम लोगों ने इस बेचारे का एक्सरे कर लिया हो तो मुझे जवाब भी दे दो। दादी की झंझलाई आवाज पर सबने चौंक कर उनकी जन्म देखा, जबकि बेराम शाह ने सुकून का सांस लिया। हमें इम्तिसाल और बेराम के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, जैसा आपको बेहतर लगे, मगर हम इम्तिसाल से उसकी मर्जी पूछ कर ही तो कोई हतमी फैसला करेंगे, और अगर हमें किसी बात पर एतराज हुआ भी तो क्या कर सकते हैं? आप फैसला तो कर ही चुके हैं। दादी को जवाब देते हुए
आखिर में हदायत शाह पर नजरें टकाए तंज का तीर फेंका तो हदायत शाह ने कच्चा चुबा जाने वाली नजर से जरगाम खान को देखा। इंतजार से हम बात कर लेंगे, और अहम बात यह है कि हम माजी की किसी बात को दोहराना नहीं चाहते। अगर ये नए रिश्ते बनाने का हम फैसला ले रहे हैं तो सिर्फ नफरत की दीवार को गिराने की खातिर। मगर एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर अपनी आपस की किसी बहस या लड़ाई में बच्चों को घसीटा तो पंचायत के सामने सजा भी सुनाई जाएगी, और तुम लोगों को कोई हक नहीं होगा कि वो तुम लोगों के नकाम में रहें। मियाँ बीवी के आपस में कई इतलाफात हो जाते हैं, बीवियां रूठ कर मेके भी आ जाती हैं। अगर इस बात पर मेरी बहन के साथ तुम्हारे भाई ने ये किया वो किया करके अपनी बीवी को तकलीफ दी तो भूल जाना कि वलीहान उन्हें ऐसे कम ज़ुल्फ़ों के साथ रहने देगा। मियाँ बीवी के मामले में कोई दूसरा नहीं बोलेगा और इनकी वजह से अपना रिश्ता भी खराब नहीं करेगा। समझ आ रही है, या जो भी थी वो भी गिनवा चुकी हो। दादी के सख्त लहजे पर इन सब ने शराफत से सर इस बात में हिलाया था, जबकि नकाम में ना रहने वाली बात पर इन सब के दिल मुंह को आए थे। जरगाम और हदायत ने तो बेचैनी से पहलू बदला था। आयशा ने होंठ का किनारा दांत तले दबाते हुए साथी से मुठियां बेची। आंखों के सामने हुडिया की रोई रोई कांसी आंखें आई तो दिल बेसाता दरका था। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, जरगाम ने नजरें झुकाए जवाब दिया तो दादी ने हनकोरा बड़ा। आप हम पर इतना भरोसा तो कर सकते हैं, वो हमारे नाम से मंसूब हमारी इज्जतें हैं, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। हदायशा के कहने पर दादी ने सर असबाब में हिलाया। हम हाँ हैं दादी, कम ज़र्फ नहीं हो सकते। हम अपने नाम से जुड़ी औरत के लिए डाल तो बन सकते हैं, मगर उसे किसी दुश्मनी में मोहरा नहीं बना सकते। आयसान के साथ लहजे पर दादी ने गहरी सांस भरते हुए बेराम शाह को देखा जो सर झुकाए हुए बैठा था। यही उम्मीद तुम लोगों से है, सिर्फ इन बच्चों की नहीं, हमारी इज्जत भी तुम लोगों के हाथ में है। हमें उनके सामने शर्मिंदा ना करना। कल को वो हमारे सामने शिकवा करने ना आए कि नफरत खत्म करने के लिए हमने उन्हें ही खत्म कर डाला। अपनी सभी मासूम पोतियों और नवासियों तुम सबसे भी अजीज तन है। नजर से दूर भेजने का हौसला नहीं, इसलिए तुम नालायकों के लिए पल्ले बांधने पर मजबूर हैं। इसी बहाने तुम लोगों की भी किस्मत संवर जाएगी। और अब आज वो सब हवेली रात के खाने का वक्त भी होने वाला है। साथ जाकर ही औरतों को इस बात से भी आगाह कर दे कि तैयारियां शुरू करें। वो दादी की नालायकों वाली बात पर इन सब की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। दादी की मासूम पोतियों और नवासियों की हरकतें याद आई तो सब दिल ही दिल में उनकी मासूमियत पर ऐश ऐश कर उठे। अगर वो सब दादी को उनकी मासूमियत के किस्से सुनाने बैठ जाते तो दादी का दिल जरूर बैठ जाना था, मगर वो सब खामोशी से नालायकों के खिताब कबूल करते हुए खामोशी इख्तियार करके थे, क्योंकि दादी का कुछ मालूम नहीं था कि अपनी मासूम पोतियों और नवासियों को छुपा ही देते। दादी ने सबको अपनी अपनी गाड़ियों में आने की बजाय एक साथ ही जीप चलने का कह दिया तो उन सबके चेहरे ऐसे हुए जैसे कच्चा बादाम खा लिया हो। बेहराम ने तो इन सबसे बचने की खातिर अरमान से जीप की चाबी लेते हुए ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि दादी बेहराम के साथ फ्रंट सीट पर बैठे तो हदायत, जरगामान, आइस, बेलाज एक दूसरे को छिपा जाने वाली नजरों से देखते हुए जीप के पिछले एक दूसरे के आमने सामने बैठे। वो सब खामोशी से एक दूसरे का घूरने में मसरूफ थे तो अरमान खान ने भी खामोशी में ही आफियत जानी। वो सब हवेली पहुंचे तो जरगाम और आयस का इरादा अपने कमरों में जाने का था, मगर दादी ने उन्हें ड्राइंग रूम में ही रोक लिया था तो वो मुंह बसोड़ते हुए वहीं बैठ गए। खाने का वक्त हुआ तो वो दादी के हमरा डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वो जालिम हसीन ने फिर ना दिखी। मुंह बसोड़ते हुए कुर्सियां पटकने के अंदाज में खींचते अपनी बिजावा पर बैठे तो दादी ने उनके दिल की हालत समझते हुए सर नफी में हिलाया। आप क्यों खाना नहीं लगा रही हैं? बड़ी बीबी कहाँ है? उन्हें कहें कि आकर खाना लगाए। मुलाजमा को टेबल पर खाना लगाते देखकर जरगाम ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया तो मुलाजमा ने चटपटा कर देखा। शाह और हान हवेली में रिवाज था कि हवेली के सारे काम चाहे मुलाजम ही करे, मगर खाना बनाना और टेबल पर लगाना यह हवेली की औरतों की ही जिम्मेदारी थी। मगर इस वक्त जिम्मेदारी की तो जरगाम खान को परवाह ही नहीं थी। वो बस जल्द अज जल्द अकीदत शाह को देकर अपनी बेचैन आंखों को सुकून पहुंचाना चाहता था। वो थी के सामने आने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि हदायत शाह ने एक नजर मुलाजमा के झुके सर को देखकर जरगाम खान के सूरज चेहरे को देखा। वो इस बात पर कोई एतराज नहीं कर सकता था कि जरगाम क्यों उसकी बहन पर ऐसे हुक्म चला रहा है। वो जानता था कि इन सबको घर की औरतों के हाथ के खाने की आदत है और यही आदत उन सबको भी है। जबकि जरगाम को कुछ कहने की बजाय उसे अकीदत और हुरिया की लापरवाही पर गुस्सा आया था। वो साथ पलवशा के भी जब उन्हें पता है कि वो सब उनके आदी हैं तो मुलाजमा को बेचने का मतलब। वो सरदार जी दादी ने फोन किया था कि मेहमान आने वाले हैं तो बड़ी बीबी और छोटी बीबी तब से किचन में खाने की तैयारियां करने में मसरूफ थे। पता नहीं था दादी के मेहमान लोग कौन से हैं, इसलिए वो नहीं आई, मैं बेचती हूँ उन्हें। मुलाजमा ने एक ही सांस में वजह बताई तो जरगाम खान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। जब पता नहीं था कि मेहमान कौन है तो आप खुद क्यों आई हैं? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो खुद भी मत आइएगा। अरशद को बेचकर पहले पता करवा लीजिएगा।
वैसे इसकी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। अपनी बीवी को बता दीजिएगा कि अगर कोई गैर मर्द होता तो हवेली के अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं, को जाके हमारे साथ ही गैर मर्दों के मर्दान हाने हैं, गैर मर्दों के लिए मर्दान हाना है। आयशा ने मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए कहा तो मुलाजमा ने सर असबाब में हिलाते हुए वहां से दौड़ लगाने में ही आफिया जाने थे। अकीदत ने सालन का डोंगा टिपा पटकते हुए गुड़ का सरगम खान को देखा, जिसके चेहरे पर अकीदत को देखते हुए जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई थी। एक तो वो दोपहर से इतना खप रही थी कि पता नहीं कौन आने वाला है, मगर यहाँ तो आते ही शोहर साहब ने सबके सामने उसकी क्लास लगा दी थी। सरगम खान की मुस्कुराती आंखों में देखते, जबकि अकीदत ने हदायत शाह के साथ वाली चेयर पीछे खिसका कर तो लम्बे में सरगम खान की मुस्कुराहट सिमटी थी। अकीदत के साथ हुडिया को बैठे देखकर आयसान ने घूर कर उसको देखा था। अब मंजर कुछ यूं था कि डाइनिंग टेबल के सरबराही कुर्सी पर दाजी, उनके बाएं जानब बेहराम के साथ हदायत और फिर अकीदत और हुरिया बैठी थी, जबकि दूसरी जानब दाजी के बाएं जानब सरगम खान और वहीं में दो कुर्सियां अकीदत और हुरिया के लिए छोड़कर आयसान और आयसान के साथ अरमान खान बैठा था। वो लोग रास्ते में ही थे कि बेलाशा किसी के मैसेज आने पर वहां से जल्दी से निकला था, जिस पर दाजी ने उसे जाने दिया था, जबकि पलवशा बाहर की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही थी और इम्तिसाल को इतनी जल्दी खाना खाने की आदत ना थी। मुकद्दस बेगम तो कल से अपने कमरे में नहीं निकली थी और कश्यप बेगम अपनी दवाई लेकर आराम कर रही थी। अकीदत और हुलिया को दूसरी जानब बैठे देखकर आयसान नाम महसूस अंदाज में उठकर सरगम खान के साथ बैठ गया था, जिसे देखकर अरगमान भी आयसान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिर्चें कुछ ज्यादा नहीं है आज खाने में, सरगम खान ने खाना खाते हुए कहा तो अकीदत ने घूरकर सरगम खान को देखा। तुम्हें तो आज लगनी ही है, हदायत ने मुस्कुराकर कहते हुए बिरयानी का चम्मच भरकर मुंह में रखा तो सरगम खान ने तेज नजर से उसको घूरा। बिल्कुल ठीक तो है, जैसे रोज होती हैं, दाजी ने सरगम खान को देखते हुए सरसरी लहजे में कहा तो अरमान खान ने सर झटका। अब उन्हें क्या बताता कि मिर्चें सिर्फ खाना खा कर नहीं लगती और भी बहुत तरह लगती हैं। जैसे अभी सबको एक दूसरे को देखकर, खास कर अपनी बीवी को बॉर्डर के दूसरी जानब बैठे देखकर लग रही थी, लेकिन वो तो मासूम बच्चा था, आग लगाने वाला काम थोड़ी कर सकता था, इसलिए खामोशी से सर झुकाए खाना खाने में खुद को मसरूफ कर लिया। तुम्हें तो लगती रहती है, इसलिए ज्यादा फील नहीं हो रही होंगी, मेरा मतलब तुम लोग स्पाइसी खाना खाते हो ना ज्यादातर। सरगम खान ने आईब्रोज कर होंठ पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए कहा तो हदायत शाह ने मुठ्ठियां बीचते हुए सरगम खान को देखा। आप रहने दे ये खाना खाने को, मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा मिर्ची ही होंगी। आपके लिए रानी से कहकर कम मिर्चों वाला खाना बनवा देती हूँ, तब तक आप फल वगैरह खा लें। एक झटके से अपनी जगह से उठते सरगम खान के करीब जाते खाने की प्लेट उठाते स्पॉट लहजे में कहा तो सरगम खान ने घबराकर अकीदत शाह के सिर पर चेहरे को देखा, जबकि अकीदत की संभल पर वहां बैठे सब अफराद ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया था, जबकि आयशा ने अपने खामोश रह जाने पर शुक्र अदा किया था, वरना वो भी इस खाने से महरूम हो सकता था। नहीं, मैं खा लूंगा, इतनी मेहनत से बनाया है, वैसे भी रिस्क जाया नहीं करते। अकीदत शाह के हाथों से प्लेट पकड़ने की कोशिश करते हुए बात संभालते हुए कहा तो दाजी ने उनके ड्रमों पर नफी में सर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है रानी, वैसे भी सुबह से फारग है, अब थोड़ी मेहनत वो आपके लिए कर लेगी। आप ये ज्यादा मिर्चें वाले खाने की जहमत ना करें और फिक्र ना करें, रिस्क जाया नहीं होगा, अरशद को भेज दूंगी। अकीदत ने एक एक लफ्ज चुबाकर कहा तो अरशद की पापा सरगम हमने घूर कर देखते हुए प्लेट छोड़ दी। आयशा ने गहरी खामोश नजर से हुरिया शाह के झुके सड़क को देखा, जो बड़ाई नाम खाना खा रही थी। प्लेट में चम्मच घुमाती हुई वो आयशा को किसी और ही दुनिया में गुम लगी। खुद ब नजरों की तपश महसूस करते हुए हुरिया ने जैसे ही सर उठाया तो नजरें आयशा की चॉकलेट ब्राउन आंखों से टकराई। इस कदर जोर और आंखों के तसादम पर हुरिया का दिल बेसाता दरका था। आयशा की खामोश रूह तक उतर जाने वाली नजरों से देखना हुरिया के लिए हमेशा से सुहाना रू रहा था। तभी घबरा कर लम्हे में नजरों का जाविया बदला तो हुरिया की इस हरकत पर आयशा की आंखों में पल में वहशत उतरी थी। इन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया, सिवाय सरगम के, जो कि नाराज नजर से अकीदत के चेहरे को देखने में मसरूफ था। खाना खाते मर्द सब उठकर लॉन्च में चले गए तो अकीदत और हुरिया टेबल समेटते हुए किचन में चली गई। आयशहान बहाने से उठता हुआ किचन की जानब आया तो अकीदत और हुलिया को मुलाजमत से किचन साफ करवाता देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। जैसे ही अकीदत फ्रिज की जानब बढ़ी तो बिना आवाज किए आगे बढ़कर अपनी जानब पीठ किए खड़े हुलिया के होंठों पर साथी से हाथ जमाते एक हाथ पेट के गिर्द लपेटे दब्बे कदमों वहां से निकला था। क्या बदतमीजी है ये हान। किचन के पिछली जानब बने छोटे से स्टोर रूम के करीब पिलर के साथ हुलिया को लगाते हुए अपना हाथ उसके इर्द गिर्द रखे तो हुलिया ने उस अचानक अफ्ताब पर संभलते हुए सख्त लहजे में कहा तो आयशा ने घूर कर हुलिया को देखा।
اور وہ کیا بدتمیزی تھی جو تم نے ٹیبل پر کی؟ میرے دیکھنے پر نظریں کیوں پھیری؟ ہاں؟ اور ایک ہاتھ ہڈیا کے سر کے قریب اور اوپر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ہڈیا کی تھوڑی تھامے سخت لہجے میں کہا تو ہڈیا نے گڑ کر آئسان کو دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں وہاں سب کے درمیان بے شرموں کی طرح آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ جاتی؟ ہڈیا کے جھنجھلا کر کہنے پر آئسان نے ساتھی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ زیادہ زبان درازی مت کرو، ایک بات کان کھول کر سن لو، جب میں تمہاری طرف دیکھوں تو تم پر فرض ہے کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو۔ تمہیں لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں صرف اس بات سے فرق پڑنا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے۔ ہڈیا کے چہرے پر ہاتھ کی پوچھ پھیرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا تو ہڈیا نے ہونٹ کا کنارہ دان تلے دبائے آئسان کے صورت و سفید چہرے کو دیکھا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہونٹوں سے بے ساتہ ادا ہوئے لفظوں پر ہڈیا کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے، اور اس میس نے ہان کی سب چاہتوں سے واقف تو تھی اور اب اپنے سوال پر آئسان کے ہونٹوں پر رنگتی مینی ہیس مسکراہٹ دے کر ہڈیا کو اپنی جان ہوا ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ مینی ہیس نظر سے ہڈیا کے ہوش ربا سراپے کو دیکھتے ہوئے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سرگوشی کی تو ہڈیا کو اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہیں، مجھے عقیدت لالی لا رہی ہیں، شاید میں نفی مسائل لاتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے تو آئسان نے شہادت کی انگلی ہڈیا شاہ کے بڑی گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ چاہتے تو بہت ہے میری، اور سبھی تم سے وابستہ ہیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم ان سب سے واقف ہو، مگر فی الحال میں تمہاری نازک سی جان کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، بس تھوڑا سا اپنا حق میں سے حصہ چاہیے۔ ہڈیا کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لاتے ہوئے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو آئسان کی دہتی ہوئی سانسوں کی تپش اور بولنے کے باعث ہونٹوں کو اپنے ہونٹ پر محسوس کرتے ہوئے ہڈیا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ آئس کوئی آ جائے گا؟ کپ کپاتے ہاتھ آئسان کے سینے پر رکھتے دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے چہرہ کا روح بدلتے التجائی لہجے میں کہا تو آئسان نے جواب دیے بغیر اپنے ہونٹ ہڈیا کے گال پر شدت سے ثبت کیے، سینے پر دھڑلے ہڈیا کے ہاتھوں کو اپنی سب گرفت میں لیتے جھٹکے سے ہڈیا کو قریب کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر ہڈیا کے ہاتھ پوچھ پر باندھ دے۔ I don't care, I want to feel you right now and that's it۔ ہڈیا کی سانسوں میں سانسیں گہری سانسیں بڑھتے ہوئے شدت بڑے لہجے میں کہا تو ہڈیا نے چہرہ سیدھا کرتے ہوئے آئسان کی جذبے لوٹاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، ہاتھ کی پوچھ پر باندھے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں راستے دیوار سے لگاتے ہوئے ہڈیا شاہ کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے آئسان نے جھک کر اپنے تشنا لب ہڈیا کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے ہڈیا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں لیا۔ پوری شدت سے ہڈیا کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرتے ہوئے آئسان نے شدت سے ہڈیا کو خود میں بیچ لیا، دایاں ہاتھ ہڈیا کا بالوں میں الجھاتے دوسرے ہاتھ کو کمر کے گرد لپیٹتے ہڈیا کو زمین سے اٹھاتے ہوئے ساتھی سے خود میں بیچ لیا۔ خود کو ہوا میں محسوس کرتے ہوئے ہڈیا نے آئسان کی پوچھ پر ہاتھ باندھتے ہوئے ساتھی سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ مینی ہیس خاموشی اور قربت کا دورانیہ بڑھنے لگا تو آئسان نے ہڈیا کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہونٹ نرمی سے جدا کیے، جبکہ ہڈیا کو نیچے ابھی بھی نہیں اتارا تھا۔ دونوں کی دھڑکی کی مانند چلتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے میں شامل ہوتی حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ ہمار آلود بہکی نظر سے ہڈیا کے ہونٹ چلکتے چہرے اور اپنی شدت سے سر پڑتے ہوئے نم ہونٹوں کو دیتے ہوئے آئسان نے جھک کر شدت سے اس نمی کو ہونٹوں سے چنا تھا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم ہمارے درمیان یہ جو بے معنی دوریاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، میں تمہارے اتنے قریب آ جاؤں کہ ہم دونوں کے درمیان صرف محبت اور قربت ہو، اس کے سوا ہوا تک کا گزرنا نہ ہو۔ ہڈیا کے چہرے کو شدت سے چومتے ہوئے بہکے لہجے میں سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ ہڈیا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئس، ہم روم میں نہیں ہیں، سب حویلی میں ہیں، پلیز سمجھے نا۔ آئسان کی گستاخیاں کرتے ہوئے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جماتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا تو آئسان نے گڑ کر ہڈیا کو دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ان سب کی پرواہ ہے؟ اگر تم یہ باتیں روم میں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم آج رات اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، اور صبح تک ہم اس فیصلے پر عمل بھی کر چکے ہوں گے۔ ہڈیا کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے دھیمے آہستہ زدہ لہجے میں کہا تو ہڈیا نے سر اسباب میں ہلانے میں ہی اپنی عافیت جانے۔ فی الحال تو وہ بس اس جان لیوا حصار سے فرار چاہتی تھی۔ رات میں دیکھنے کا سوچتے آئسان کے پیچھے ہوتے ہوئے 420 کی سپیڈ سے وہاں سے سر پٹ بھاگے تھے، جبکہ ہڈیا کی فوٹے دیکھ کر آئسان نے گڑ کر اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔